स्टार्ट करते हैं फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की किट। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली अ रीजन फॉर डिटर्मिनिंग द एब्जॉर्प्शन कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। इनमें से कौन सी चीज है जो कि रीजन नहीं है ओएआर निकालने का। ठीक है, बेसिकली वही पूछने जा रही है एब्जॉर्प्शन करने का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में उसने ये पूछा हुआ नॉट अ नॉर्मली रीजन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, क्या रीजन हो सकता है, जो चीज नहीं होगी वो इसका आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है कि टू वैल्यू इन्वेंट्री। तो क्या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पर्पस होता है कि इन्वेंट्री को वैल्यू करना। वैल्यू का क्या मतलब होता है, इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालना कि इन्वेंट्री कितने की है। तो यस, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पर्पस यही होता था ना कि इन्वेंट्री को हमने वैल्यू करना होता था, फुल कॉस्ट पे वैल्यू करना होता था, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे। इसीलिए जो हम फिक्स ओवरहेड्स होते थे उनको पूरा ये एलोकेशन अपॉर्शनमेंट रीअपॉर्शनमेंट करके एब्जॉर्ब करवाते थे, ताकि हम जो है प्रोडक्शन ओवरहेड्स निकाल सकें और वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल कर सकें। तो ये तो रीजन हो गया, तो ये आंसर नहीं है। तो हेल्प इन सेटिंग प्राइस, यस ये भी रीजन है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि आपने जो अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो फुल कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड आप फुल कॉस्ट ही निकालते हो, उसमें आप फिक्स कॉस्ट भी शामिल करते हो। और अगर फुल कॉस्ट आप निकालोगे तो सेलिंग प्राइस भी जो है ना आपकी ज्यादा बेहतर निकलेगी। ठीक है, आप अगर फुल कॉस्ट पे इन्वेंट्री को वैल्यू करोगे, आपकी सेलिंग प्राइस भी ज्यादा, आप बेहतर तरीके से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक ये भी रीजन है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपको सेलिंग प्राइस सेटल करने में हेल्प करेगी। ठीक है, क्योंकि आप इन्वेंट्री को फुल कॉस्ट पे वैल्यू करोगे तो आप बेहतर तरीके से मतलब अपनी प्रॉफिट्स को एडजस्ट करके सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट की निकाल सकते हो। उसके बाद है टू डिटरमिन द डिफरेंस विद मार्जिनल कॉस्टिंग। तो ये तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कोई पर्पस होना हुआ ना कि आपने इसलिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हो कि आप फर्क देख सको जी, कंपेयर कर सको एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल को। नहीं, कोई कोई कंपनी तो हो सकता है मार्जिनल कॉस्टिंग इस्तेमाल ही ना करती हो। ठीक है, वो मैंडेटरी तो नहीं है ना मार्जिनल कॉस्टिंग तो कंपनीज अपने लिए करती हैं, लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है। तो ये तो रीजन ना हुआ। फिर लास्ट है टू हेल्प मैनेजमेंट बेटर अंडरस्टैंड टोटल कॉस्ट। तो ये रीजन है क्योंकि हम फिक्स और वेरिएबल दोनों को कंसीडर कर रहे होते हैं, तो मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से अंदाजा हो सकता है कॉस्ट का। तो ए बी और डी तो रीजन है, तो सी जो है ना वो रीजन नहीं होगा। तो इसीलिए सी हमारा राइट आंसर। हमने बताना था क्या रीजन नहीं है। फिर है द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आउट ओवरहेड कॉस्ट ऑन फेयर बेसिस। तो शेयरिंग ऑफ ओवरहेड कॉस्ट ऑन फेयर बेसिस इज नोन एज ओवरहेड अपॉर्शनमेंट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन, अगेन नॉट उससे पूछा हुआ है, नॉट अ रीजन फॉर यूजिंग प्री डिटर्मिन्ड ओएआर। प्री डिटरमिन का मतलब ये होता है जो हम पहले एडवांस में निकाल लेते हैं। तो ओएआर आपको अगर याद हो तो बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एब्जॉर्प्शन बेसिस ही होता है, यानी कि हम बजट के हिसाब से प्री डिटरमिन्ड काम कर रहे होते हैं। तो वो कह रहा है कि इनमें से क्या चीज रीजन नहीं है ओएआर निकालने की। हम देखते हैं क्या चीज रीजन है। जो चीज रीजन नहीं होगी वो इसका राइट आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन है अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इज अवॉइडेड। पहले हम बात करते हैं क्या ये रीजन हो सकती है कि ओएआर हम इसलिए निकालते हैं कि अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन को हम अवॉइड कर सकें। तो ये रीजन तो ना हुई ना। ओएआर तो हम निकालते थे तो उससे हमारे पास अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन आती थी, उससे अवॉइड नहीं होती थी। इसका मतलब है ऑप्शन ए ही जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, देखे ना, वो कह रहा है कौन सा रीजन नहीं है ओएआर निकालने का या ओएआर यूज करने का, कौन सा रीजन नहीं है। अब हम देखते हैं क्या रीजन हो सकता है। तीन रीजन होंगे, एक नहीं होगा, वो आंसर होगा। अब वो कह रहा है कि आप ऐसे लेके चलें कि यार ओ ए आर निकालने का ये मकसद है कि हम अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड को अवॉइड कर सकें। तो ये तो गलत बात हुई ना, ये मकसद तो नहीं है ना। जबकि ओ ए आर जब आप यूज करोगे तो आप ओवरहेड एब्जॉर्ब निकालोगे, कंपैरिजन करोगे, तो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन अवॉइड तो नहीं होंगे, उल्टा आएंगे। तो ये आंसर होगा हमारा। फिर इट इज मोर यूजफुल इन सेटलिंग सेलिंग प्राइसेस इन एडवांस। हम ओवर बात कर चुके हैं कि ओएआर आपको हेल्प करता है कि आप सेलिंग प्राइस को एडवांस में सेटल कर सको। कैसे हेल्प करता है, आप बजट की बेस पे डाटा निकालते हो, आप शुरू में प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कर लेते हो। ठीक है, स्टार्ट में, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट है वो बजट के मुताबिक लेते हो। फिर एंड ऑफ द ईयर जाके आप सारा वो कंपैरिजन वगैरह करते हो जो अंडर ओवर आता है। तो ये भी रीजन है। इट अवॉइड्स द इम्पैक्ट ऑफ सीजनैलिटी इन ओवरहेड्स। ओएआर जो है सीजनैलिटी के इम्पैक्ट को अवॉइड करता है। सीजनैलिटी का मतलब क्या होता है, सीजनैलिटी का मतलब ये होता है कि अब जो कॉस्ट है उसमें चेंज आती जा रही है ना। मतलब जैसे 3 महीने बाद कॉस्ट में चेंज आ रही है, ओवरहेड्स की कॉस्ट की ओवरहेड की कॉस्ट फ्लक्चुएट करती जाती है।
OAR जो है इस इम्पैक्ट को अवॉइड करता है। यस, क्यों? क्योंकि OAR आप एडवांस में ले लेते हैं, एडवांस में निकाल लेते हैं, साल के शुरू में हो जाते हैं, तो वो सीजनैलिटी वाली चीज तो इसमें आती ही नहीं है ना। सीजनैलिटी वाली चीज तो इसमें आएगी नहीं, क्योंकि वो तो विद इन द ईयर हो रही होती है। तो आप एडवांस में ही OAR निकाल लेते हो, जिसकी वजह से आप इस सीजनैलिटी का इम्पैक्ट अवॉइड कर लेते हो। ठीक है, तो वो ये भी एक फायदा है OAR एडवांस में निकालने का। देखें ना, बजटेड बेसिस पे हम लेते हैं तो उसका मतलब है हम पहले ही प्लानिंग कर रहे हैं, एडवांस में प्लानिंग कर रहे हैं। बाद में जो एक्चुअल रिजल्ट आता है उसका हम कंपैरिजन करके अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की फॉर्म में एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो यस, ये भी एक रीजन है कि OAR जो है आप यूज करते हो ताकि आप सीजनैलिटी के इम्पैक्ट को अवॉइड कर सको। कैसे? आप एडवांस में यानी कि साल के शुरू में ये कॉस्टिंग वगैरह सब कुछ कर लेते हो, तो जो बीच में चीजें आती हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होती, तो उसके इम्पैक्ट को अवॉइड करता है। इट अवॉइड्स द इम्पैक्ट ऑफ एनी एबनॉर्मल कॉस्ट। यस, अगेन वही वही वाली लॉजिक आ गई है कि जो भी एबनॉर्मल कॉस्ट आ रही है उसको अवॉइड कर देगा, क्योंकि ये इन एडवांस आपने कैलकुलेट किया होगा, साल के शुरू में किया होगा। ठीक है, इस चीज का इम्पैक्ट इसमें शामिल नहीं होगा, तो ये अवॉइड कर देता है। देखिए, अब ये जो चीजें आती हैं ना, फर्स्ट करें ओवरहेड स्टार्ट में इतने थे, एंड में इतने थे, तो जो कंपैरिजन होता है वो इसी वजह से होता है। OAR आप लेते हो, ठीक है, OAR से आप ओवरहेड्स एब्जॉर्ब निकालते हो। वो कैसे निकालते हो? OAR को एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि अगर बजट के मुताबिक हमारे पर यूनिट या पर आवर इतना होना चाहिए था, तो जो हमने एक्चुअल यूनिट्स बनाए हमें कितनी कॉस्ट शामिल करनी चाहिए थी और एक्चुअल में कितनी कॉस्ट आई है, उसको हम कंपेयर करते थे। तो ये जो सीजनैलिटी का इम्पैक्ट है, नॉर्मल कॉस्ट का इम्पैक्ट है, वो एक्चुअल वाली फिगर्स में इंक्लूडेड हो ही जाएगा किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, तो फिर आप जब कंपैरिजन करोगे तो आप प्रॉफिट को उस हिसाब से एडजस्ट कर देते हो अंडर ओवर की फॉर्म में। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा, कि रीजन ये नहीं है। फिर वो कह रहा है कि ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने के क्या क्या मेथड्स हैं। आप डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेसिस पे कर सकते हो, आप मशीन आवर्स की बेसिस पे कर सकते हो, एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि आप ओवरहेड्स को ऐसे भी एब्जॉर्ब करते हो कि यार प्राइम कॉस्ट जितनी भी प्रोडक्ट की होगी ना, उसका इतना परसेंट हम ओवरहेड शामिल करेंगे, तो ऐसे भी आप ओवरहेड्स को शामिल कर सकते हो। और डॉलर पर यूनिट भी कर सकते हो। एक्स का यहाँ पर मतलब है कोई भी नंबर है, ठीक है, फिगर है। डॉलर पर यूनिट का मतलब है यूनिट बेसिस पे भी आप कर सकते हो। तो चारों जो है ये एक्सेप्टेबल मेथड है। इसके बाद है द अमाउंट रीअपोर्शन टू फिनिशिंग कॉस्ट सेंटर वुड बी। आपने अमाउंट निकालनी है जो कि फिनिशिंग कॉस्ट सेंटर पे आएगी। तो इसके लिए हम देख इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। द स्टोर्स ओवरहेड इन एन इंजीनियरिंग कंपनी फॉर द बजट पीरियड वाज 82,100। ओवरहेड्स टोटल आ गए 82,100, और ये स्टोर्स के ओवरहेड हैं। ठीक है, अब इसको आपने रीअपोर्शन करवाना है रिक्विजिशन की बेस पे। ठीक है, मटेरियल रिक्विजिशन की बेस पे। और रिक्विजिशंस जो है ये सारी यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। तो वही तरीका आप सिंपल करेंगे, टोटल रिक्विजिशन आप निकालेंगे, और क्योंकि आपने फिनिशिंग के निकालने हैं तो आप फिनिशिंग से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 82,100 है तो मैं डिवाइड कर देता हूँ टोटल रिक्विजिशन से। तो एक मिनट, कैलकुलेटर, टोटल रिक्विजिशन यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ। 6,000 प्लस 6,500 प्लस 3,200 प्लस 1,200, तो ये आ जाएंगे 16,900। इसे मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि पर रिक्विजिशन कितना ओवरहेड्स आने हमने इंक्लूड करने। और क्योंकि मैंने इसकी फिनिशिंग की निकालनी है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा फिनिशिंग की रिक्विजिशन के साथ, तो वो है 6,500। 82,000 ओवरहेड की कॉस्ट है, डिवाइड कर दूंगा टोटल रिक्विजिशन यानी कि स्टोर्स की टोटल रिक्विजिशन जो उनके पास आती हैं, तो ये आ जाएगा 4.857988। तो मैं इसी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6,500 से, क्योंकि मैंने फिनिशिंग कॉस्ट सेंटर की निकालनी है। तो ये मेरे पास आ रहा है 31,576.9। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 31,577। तो ये आपका आंसर होगा। इसके बाद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पर्पस क्या होता था? प्रोडक्शन ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करवाना प्रोडक्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट में। ठीक है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स में दोनों दोनों तरह की कॉस्ट हो सकती हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती हैं और फिक्स कॉस्ट भी हो सकती हैं। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, वो तो डायरेक्टली शामिल हो जाती हैं। फिक्स कॉस्ट पे भी हम करते हैं, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड्स भी हमने एब्जॉर्ब करवाने होते हैं। ठीक है, देखिए एब्जॉर्ब का मतलब सिर्फ होता है शामिल कराना। वेरिएबल वाले तो आपको पता है यार, पर यूनिट वेरिएबल का मतलब ये होता है कि यार आपको पता होता है कि यार पर यूनिट इतनी ये कॉस्ट लगेगी ओवरहेड्स की, तो वो तो आप सीधा सीधा शामिल कर सकते हो। और फिक्स के लिए आपको थोड़ी करनी पड़ती है, स्टेप्स वगैरह करने पड़ते हैं, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का बेसिकली पर्पस क्या होता है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करवाना, प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल कराना, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो या फिक्स कॉस्ट हो। वेरिएबल तो इजीली हो जाता है, फिक्स के लिए आपको कैलकुलेशन वगैरह सारी करनी पड़ती है।
इसके बाद है अ कंपनी एब्जॉर्ब्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स यूजिंग मशीन आवर बेसिस। कंपनी ओवरहेड्स को शामिल करवाती है, इंक्लूड करती है मशीन आवर की बेसिस पे। अब ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन अगर आपने निकालनी है तो प्री डिटरमिन्ड मशीन आवर रेट यानी कि OAR मशीन आवर बेसिस पे है, तो OAR के अलावा आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी जिससे आप अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन निकाल सको। अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए आपको क्या चीज चाहिए होती थी, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब चाहिए होते थे और आपको चाहिए होते थे एक्चुअल ओवरहेड्स। ओवरहेड्स एब्जॉर्ब निकालने के लिए आपको चाहिए होता था OAR चाहिए होता था और लेवल ऑफ एक्टिविटी चाहिए होती थी एक्चुअल। तो OAR तो आपको गिवन है, वो कह रहा है OAR के अलावा प्री डिटरमिन्ड मशीन आवर रेट के अलावा आपको क्या क्या चाहिए, तो आपको एक एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी चाहिए जिससे आप ओवरहेड्स एब्जॉर्ब निकाल सको और आपको एक्चुअल ओवरहेड्स चाहिए। ये दोनों जो हैं ये ऑप्शन नंबर डी में लिखे हुए हैं कि एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड कितने और एक्चुअल आवर्स वर्क कितने हैं, तो वो आपको चाहिए। एक्चुअल आवर्स वर्क और OAR के साथ आप ओवरहेड्स एब्जॉर्ब निकाल लोगे और आप कंपेयर कर दोगे एक्चुअल ओवरहेड से, तो आपके अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन आ जाएगी। इसके बाद फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन द प्री डिटरमिन्ड OAR फॉर द डिपार्टमेंट शुड बी बेस्ड ऑन विच बेसिस। OAR जो आपने निकालना है इन दोनों डिपार्टमेंट के लिए तो कौन सी बेसिस यूज करनी है आपने, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। A company has two production departments, cutting and finishing. The budgeted overheads and operating hours for the two department for the next year are. कटिंग डिपार्टमेंट है उसकी कॉस्ट इतनी है, इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड्स 2,10,000 है, 60,000 मशीन आवर्स उस डिपार्टमेंट में वर्क होते हैं, 4,000 लेबर आवर्स उस डिपार्टमेंट में होते हैं। फिनिशिंग की कॉस्ट है 200,000 ओवरहेड्स की, 5,000 मशीन आवर्स वहां पर होते हैं और 14,000 लेबर आवर्स होते हैं। अब आपने OAR जो निकालना है वो किस बेसिस पे निकालना है, तो मैंने आपको बताया था कि OAR अगर आपको उसने ना बताया ना कि किस बेसिस पे निकालना है तो आपने देखना है कि डिपार्टमेंट में क्या चीज ज्यादा है, क्या डिपार्टमेंट मशीन इंटेंसिव है, क्या वहां पर ऑटोमेशन ज्यादा है, मशीन से काम ज्यादा लिया जाता है, या लेबर इंटेंसिव है जहां पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट आता है। तो अगर आपको ना उसने बताया हो कि किस बेसिस पे आपने करना है तो आपने यही चीज लेनी है। और देखें ना, है भी एक फेयर चीज तो यही है ना कि जो अगर एक मशीन इंटेंसिव डिपार्टमेंट है जहां पर मशीन ज्यादातर काम कर रही है तो मशीन के घंटों के हिसाब से ओवरहेड की कॉस्ट शामिल कराओ, और जहां पर लेबर ज्यादा काम कर रहा है तो लेबर के हिसाब से कराओ। तो कटिंग डिपार्टमेंट में क्योंकि मशीन ज्यादा काम कर रही है, 60,000 मशीन आवर्स है, सिर्फ 4,000 लेबर आवर्स है, तो आप मशीन आवर्स की बेसिस पे ओवरहेड्स को शामिल कराओ। तो यहाँ पर मशीन आवर्स होगा, जबकि फिनिशिंग में लेबर आवर्स ज्यादा है, लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट है फिनिशिंग डिपार्टमेंट, तो लेबर आवर की बेसिस पे आपने OAR शामिल कराना है। इसके बाद है व्हाट इज द टर्म एसोसिएटेड विद चार्जिंग अ स्पेसिफिक आइटम ऑफ ओवरहेड कॉस्ट टू वन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। देखिए वन पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक आइटम है ओवरहेड का जिसको आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में चार्ज करते हो, तो कोई भी सिंगल एक्सपेंस हो जिसको आप एक सिंगल कॉस्ट सेंटर पे पूरी तरह रिलेट कर सकते हो, पूरी तरह चार्ज कर सकते हो, इस स्टेप को आप एलोकेशन कहते हो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा एलोकेशन। इसके बाद आगे मूव करते हैं। प्लेस अ टिक टू इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ओवरहेड्स अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन इन द पीरियड। आपने बताना है कि ओवरहेड्स कितने अंडर या ओवर एब्जॉर्ब हुए हैं, पूरी डिटेल से आपने बताना है। स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। कंपनी बजटेड टू प्रोड्यूस 3,000 यूनिट्स। एक कंपनी ने बजट बनाया कि 3,000 यूनिट्स उन्होंने सिंगल प्रोडक्ट के बनाने हैं और उसकी कॉस्ट वगैरह ये है। डायरेक्ट कॉस्ट 12 है पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड 5 है पर यूनिट, फिक्स ओवरहेड है 9 पर यूनिट। अब इन पीरियड कवर्ड बाय बजट यानी कि जो बजटेड पीरियड जो था, इस ये जो बजट इन्होंने बनाया था उसके जो एक्चुअल रिजल्ट से वो ये थे, एक्चुअल सेल्स थी 3,500 यूनिट्स की और फिनिश इन्वेंट्री जो है वो 300 यूनिट से डिक्रीज कर गई थी, और जो एक्चुअल आपके फिक्स कॉस्ट थी वो बजट के मुकाबले में 5% ज्यादा थी। ऑल अदर कॉस्ट वर एज बजटेड, बाकी सारी कॉस्ट जो है वो बजटेड ही थी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ फिक्स ओवरहेड में चेंज आया है, बाकी सारी की सारी कॉस्ट उसने कहा है कि जिस तरह का बजट था वैसी ही सारी की सारी कॉस्ट थी, ठीक है। अब हम निकालते हैं ओवरहेड्स के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। अंडर ओवर निकालने के लिए एक तो आपको चाहिए होता है ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड। ओवरहेड्स कितने एब्जॉर्ब्ड हैं उसके लिए आपको चाहिए होता है OAR मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी, और दूसरी चीज आपको चाहिए होती है वो चाहिए होती है एक्चुअल ओवरहेड्स। एक्चुअल ओवरहेड्स आपको चाहिए होते हैं। अब देखते हैं। अब एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी हमने निकालनी है। देखिए अब एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी, बेसिकली एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी हम प्रोडक्शन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, कि कितने यूनिट हमने प्रोड्यूस किए, एक यूनिट में कितनी कॉस्ट शामिल करानी है, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअली में हमने कितने यूनिट्स बनाए।
लेकिन यहाँ पर उसने सेल्स हमें दी हुई है 3500 यूनिट्स और उसने कहा है कि इन्वेंट्री डिक्रीज कर गई है 300 यूनिट से, तो हमें यहाँ पर प्रोडक्शन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये वही बेसिकली फॉर्मूला प्रोडक्शन का यूज होगा जो आपने MA1 में भी पढ़ा हुआ था, प्रोडक्शन यूनिट्स का। प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। सेल्स जो है वो 3500 यूनिट्स है। अब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का मतलब होता था चेंज इन इन्वेंट्री। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का मतलब होता था चेंज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आपकी 300 यूनिट से कम होगी है, डिक्रीज होगी है, तो इसका मतलब है मैं 300 यहाँ पर माइनस करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास जो प्रोडक्शन आ जाएगी वो आ जाएगी 3200 यूनिट्स। तो प्रोडक्शन जो है मेरे यहाँ पर 3200 यूनिट्स आ गई। OAR मैंने क्या लेना है, बजटेड डाटा मेरे पास ये गिवन है पर यूनिट। अब OAR मैंने क्या लेना है, देखें बाकी सारी उसने कॉस्ट का है कि बजटेड कॉस्ट थी, ऑल अदर कॉस्ट वर सेम एज बजटेड, यानी कि फिक्स ओवरहेड जो है ना उनमें चेंज आया है, फिक्स कॉस्ट में चेंज आया है, बाकी सारी कॉस्ट सेम ही सेम थी, यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट भी इतनी लगी थी और वेरिएबल ओवरहेड्स भी इतने लगे थे। अगर उसने फर्ज करें ये ना भी लिखा होता तो आपको पता है कि वेरिएबल जो कॉस्ट होती है ना पर यूनिट कांस्टेंट होती है। ठीक है, उसमें चेंज नहीं आता। तो जो ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन आएगी वो फिक्स की वजह से आएगी। ठीक है, वो फिक्स ओवरहेड्स की वजह से अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन अराइज होगी, फिक्स ओवरहेड्स की वजह से। OAR जो आपने हमेशा लेना है ना वो फिक्स OAR पर यूनिट लेना है। ठीक है, फिक्स OAR पर यूनिट आपने लेना है। यहाँ पर यूनिट उसने मुझे दिया हुआ तो मैं 9 लूंगा, तो 9 टाइम्स 3200, 9 मल्टीप्लाई बाय 3200 आपको दे देगा 28800। तो हमें इतने जो है ना ओवरहेड शामिल कराने चाहिए थे। मैं रिपीट करता हूं कि जो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन अराइज होगी ना वो फिक्स ओवरहेड की चेंजेस की वजह से आएगी। ठीक है, बाकी जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो वैसे भी पर यूनिट कांस्टेंट होती है। और दूसरा इसने आपको बताया हुआ भी है कि जो बाकी सारी कॉस्ट है यानी कि डायरेक्ट और वेरिएबल वो सेम है एज बजटेड, तो उनकी वजह से तो कोई डिफरेंस अराइज होगा ही नहीं बजट और एक्चुअल रिजल्ट्स में, एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल रिजल्ट्स में। तो सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट की वजह से जो है ना अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन अराइज होती है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट की वजह से अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन अराइज होती है। तो अगर ऐसा आपको डाटा दिया हो तो आपने OAR हमेशा फिक्स वाला लेना है। तो 28800 आंसर आ जाएगा कि इतनी कॉस्ट हमें शामिल करानी चाहिए थी। अब एक्चुअल ओवरहेड्स उसने क्या कहा है कि एक्चुअल जो फिक्स ओवरहेड्स थे वो बजट के मुकाबले में 5% ज्यादा थे। बजट के मुकाबले में 5% ज्यादा थे, तो पहले मैं बजटेड वाले निकालूंगा। तो बजटेड जो ओवरहेड्स थे फिक्स वो पर यूनिट 9 थे और बजटेड यूनिट्स कितने थे 3000। बजटेड यूनिट्स 3000 थे और बजटेड OAR पर यूनिट 9 था, तो इसका मतलब है बजटेड ओवरहेड्स कितने थे 27000, 27000। ठीक है, बजटेड ओवरहेड्स 27000 थे और एक्चुअल बजट के 5% ज्यादा है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 105% से, या आप इसको 1.05 भी कैलकुलेटर पे लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3000 मल्टीप्लाई बाय 9, 27000 मल्टीप्लाई बाय 1.05, तो ये आपके पास आ जाएगा 28350। 28350 आपके पास आ गया। अब जो आपने ओवरहेड्स शामिल कराए वो 28800 कराए, आपने जो कॉस्ट शामिल कराई है 28800 कराई है, जबकि एक्चुअल कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 28350 थी, यानी कि आपने ज्यादा कॉस्ट शामिल करा दी है। तो ओवर एब्जॉर्प्शन आपने की है, कितने से की है, डिफरेंस में ले लेता हूँ 28800 माइनस 28350, तो 450 आ जाएगा। तो आपने 450 से ओवर एब्जॉर्प्शन की है। के बाद है व्हाट विल बी द OAR। OAR आपने निकालना है। कैनबरा हैज एस्टैब्लिश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फिक्स ओवरहेड्स फॉर द कमिंग मंथ। बजटेड ओवरहेड्स 1,80,000 हैं, लेबर आवर्स दिए हुए, मशीन आवर्स दिए हुए, यूनिट्स भी दिए हुए, एक्चुअल कॉस्ट भी दी हुई है। वैसे हमें OAR निकालने के लिए सिर्फ क्या चाहिए होता है, बजटेड ओवरहेड्स और बजटेड एब्जॉर्प्शन बेसिस। बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड बेसिस जिस पे आपने एब्जॉर्ब करवाना है। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कैनबरा प्रोड्यूसेस मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूजिंग हाईली ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। काफी इंपॉर्टेंट ये लाइन लिखी हुई है कि जो प्रोडक्शन होती है, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो एक ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, यानी कि मशीन की इन्वॉल्वमेंट ज्यादातर होती है उसको बनाने में। अब उसने आपको कहा है कि एब्जॉर्ब जो आपने ओवरहेड्स करवाने वो मोस्ट अप्रोप्रिएट बेसिस पे कराना, यानी कि सब अप्रोप्रिएट हो सकते हैं लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट बेसिस क्या है। तो क्योंकि हाईली ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, यानी कि मशीन इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, और आपको ऊपर स्टैट्स देख के नजर भी आ रहा है कि मशीन के ज्यादा घंटे लगते हैं, तो फिर वही बात है कि मशीन इंटेंसिव चीज है, तो आपने ओवरहेड्स भी जो शामिल कराने हैं वो इसी बेसिस पे कराना है।
तो बजटेड ओवरहेड्स आपके 1,80,000 थे, और क्योंकि आपने मशीन आवर्स को एज अ बेसिस लेना है और मशीन आवर्स आपके 10,000 थे, ओ यार जो आपका आ जाएगा 18 आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद है व्हाट इज ओवरहेड, ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन। ओवरहेड की ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन क्या है? तो ओवर अंडर देखने के लिए आपने एब्जॉर्ब को एक्चुअल से कंपेयर करना होता है। एब्जॉर्ब ओवरहेड 71,890 थे, एक्चुअल ओवरहेड 73,220 थे। दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है 1330 है। अब हम देखते हैं कि अंडर है ओवर है। शामिल जो आपने कराया, कॉस्ट जो आपने शामिल कराई, इंक्लूड कराई, वो 71,890 थी, जबकि एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा आई थी, तो आपने कम कॉस्ट शामिल कराई, तो इसका मतलब है ये अंडर एब्जॉर्ब्ड है 1330 से। इसके बाद अगला क्वेश्चन, द टोटल ओवरहेड्स इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन के हमने टोटल ओवरहेड्स निकालने, ठीक है। टोटल ओवरहेड्स का मतलब है एलोकेटेड प्लस अपोर्शन प्लस री अपोर्शन। टोटल ओवरहेड्स हमने निकालने हैं। अब रीड करते हैं क्वेश्चन को। द मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ जिम्पी हैज ऑलरेडी एलोकेटेड एंड अपोर्शन द फिक्स ओवरहेड्स फॉर द पीरियड, ऑल्दो शी हैज येट टू री अपोर्शन द सर्विस कॉस्ट सेंटर। इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है, एलोकेशन अपोर्शनमेंट हुई हुई है ओवरहेड्स की, लिखे हुए, और स्टैट्स भी दिए हुए कि कौन सा सर्विस कॉस्ट सेंटर किस डिपार्टमेंट्स को कितने कितने परसेंट सर्विस दे रहा है, और आप स्टेप डाउन मेथड यूज कर रहे हो। अगर इसने ये ना भी लिखा हो तो आप स्टेप डाउन कर रहे हो, तो आपको नजर आ रहा है कि जो मेंटेनेंस वाला है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन को भी सर्विस दे रहा है, टू को भी दे रहा है, और स्टोर्स को भी दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये स्टेप डाउन मेथड ही है। अब मैंने क्योंकि टोटल ओवरहेड्स निकालने, एलोकेटेड और अपोर्शन ये ऑलरेडी गिवन है, अब मैं री अपोर्शनड निकालता हूँ, ठीक है। री अपोर्शन का मतलब ये है कि स्टोर्स वाले को भी मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन पे लेके जाना है, और मेंटेनेंस वाले को भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन पे लेके जाना है। अब स्टेप डाउन मेथड में आपने एक चीज का ख्याल रखना होता है कि क्योंकि मेंटेनेंस वाला स्टोर्स वाले को भी सर्विस दे रहा है, तो मेंटेनेंस वाले पहले स्टोर्स पे चार्ज करने, फिर स्टोर्स वाले का टोटल लेके आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन पे चार्ज करना, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था क्लास में। तो अब करते हैं, पहले तो सिंपली मैं स्टोर्स के मेंटेनेंस के पहले करता हूँ। 8,450 मेंटेनेंस के, ठीक है। अब मेंटेनेंस का कितने परसेंट स्टोर्स में आना चाहिए? 5%, क्योंकि वो 5% सर्विस देता है। ये आ जाएगा तकरीबन 423, में लिख देता हूँ 422.5 है। ये मेंटेनेंस के स्टोर्स पे आ गए, तो यहाँ पर मैं स्टोर्स का टोटल ले लेता हूँ। 6,300 प्लस 423, ये आ जाएगा 6,723, यानी कि स्टोर्स पे जो टोटल कॉस्ट आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए, ठीक है। मैंने मेंटेनेंस का पहले इस पे शामिल कर दिया। अब क्योंकि मैंने सिर्फ डिपार्टमेंट वन का निकालना है, तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। डिपार्टमेंट वन के एलोकेटेड और अपोर्शन है 17,500, प्लस मेंटेनेंस जो है उसके, मेंटेनेंस क्योंकि 75% काम उसको करके दे रहा है, तो 8,450 का 75% जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन पे आएगा, प्लस कैंटीन का जो टोटल 6,723 है, उसका जो कैंटीन है, सॉरी सॉरी स्टोर्स है, स्टोर्स, आई एम सॉरी, स्टोर्स है, स्टोर्स का जो 6,723 है उसका कितने परसेंट आएगा? 60% जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन पे आएगा। इन सबको मैं ऐड कर लेता हूँ। 8,450.75 प्लस 6,723 मल्टीप्लाई बाय 0.6 प्लस 17,500, तो 27,871.3 आ रहा है, तो 27,871 आपका आंसर होगा। स्टेप डाउन मेथड में आपने याद रखना है कि स्टेप डाउन मेथड में जो सर्विस वाला दूसरे सर्विस को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो सर्विस वन जो सर्विस कॉस्ट सेंटर है उसके ओवरहेड्स को पहले दूसरे पे चार्ज कर देना है, उसका टोटल निकालना है, क्योंकि टोटल जो है ना ओवरहेड्स, उसका शेयर फिर रेलिवेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाता है। ये मैंने क्लास में भी समझाया था, और यही चीज आपने याद रखनी है यहाँ पर भी करते हुए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द एक्चुअल मशीन आवर्स वर। एक्चुअल मशीन आवर्स आपने निकालने हैं। अब आगे ऊपर क्वेश्चन की डिटेल पढ़ते हैं। इन अ गिवन ईयर अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इनकर्ड एक्चुअल ओवरहेड्स ऑफ 1,78,000। एक्चुअल ओवरहेड्स 1,78,000 के थे। ओवरहेड्स जो आप एब्जॉर्ब करवाते हो वो आप मशीन आवर्स बेसिस पे कराते हो, ठीक है। द बजटेड ओवरहेड्स फॉर द ईयर वाज 180,000। बजटेड ओवरहेड्स 180,000 थे, और बजटेड मशीन आवर्स जो है वो 90,000 थे। अब ओवरहेड्स फॉर द ईयर वर ओवर एब्जॉर्ब बाय 4,000। जो ओवरहेड्स है वो आपने ओवर एब्जॉर्ब करवाए 4,000 से। तो एक्चुअल मशीन आवर्स कितने, ठीक है। अब एक्चुअल मशीन आवर्स निकालने के लिए आपके पास एक ही फॉर्मूला है, जहां पर एक्चुअल चीज आती थी वो था ओवरहेड्स एब्जॉर्ब का। ओवरहेड्स एब्जॉर्ब का फॉर्मूला था ओ ए आर टाइम्स
एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। अब आपके पास ओवरहेड्स एब्जॉर्ब आपको चाहिए निकालने होंगे और आपको ओएआर निकालना होगा ताकि आपको एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी मिल सके। तो ओएआर तो आसान है। ओएआर का फॉर्मूला था बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। बजटेड ओवरहेड्स ये आपके सामने 180,000 है और बजटेड मशीन आवर्स भी 90,000 है, आपको दी हुई है दोनों चीजें। तो 180,000 डिवाइडेड बाय 90,000, तो ये आ जाएगा आपके पास 2। ओएआर तो आपके पास आ गया 2। अब ओवरहेड्स आपने एब्जॉर्ब निकालने। अब एक्चुअल ओवरहेड्स जो है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, एक्चुअल ओवरहेड्स जो हैं वो है 1,78,000 और ओवर एब्जॉर्ब आपने करवाए, ओवर एब्जॉर्ब करवाए, ओवर एब्जॉर्ब आपने करवाए कितने से? 4,000। ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड कितने होंगे? अगर जो एक्चुअल कॉस्ट आई है इनडायरेक्ट कॉस्ट वो 778,000 है और आपने जो एब्जॉर्ब करवाए थे वो 4,000 से ज्यादा करवाए थे, 4,000 से ज्यादा करवाए थे, तो इसका मतलब है आपने इस 4,000 को 178,000 में ऐड करना है कि 182,000 आपने एब्जॉर्ब करवाए होंगे और एक्चुअल रिजल्ट 178,000 आया होगा, तभी तो ओवर एब्जॉर्ब 4,000 का आया होगा ना। तो अगर आपने ओवर एब्जॉर्ब करवाए हैं तो इसका मतलब है कि जो ओवरहेड्स एब्जॉर्ब है वो एक्चुअल से ज्यादा है, तो हम ऐड करते हैं। ओवरहेड्स एब्जॉर्ब आपके पास कितने आ गए? 182,000। 182,000 आ गया आपके पास ओवरहेड्स एब्जॉर्ब, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 182,000 डिवाइडेड बाय 2 आपको दे देगा एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी और ये आंसर आ जाएगा 182 डिवाइडेड बाय 2, 91,000 आवर्स। तो 91,000 आवर्स आपका आंसर होगा। वर्किंग बैकवर्ड्स करनी थी, ये मैंने टेस्ट अंडरस्टैंडिंग भी आपको कराई थी, ठीक है। अगर तो यहाँ पर वैसे अगर आपको ओवर अंडर में कंफ्यूजन हो जाए तो मैं एक चीज यहाँ पर लिख लेता हूँ, आप अपने पास नोट डाउन कर लें। अगर तो अंडर एब्जॉर्प्शन है ना, अगर अंडर एब्जॉर्प्शन है तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, एक्चुअल ओवरहेड्स माइनस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स इज इक्वल टू अंडर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, डाटा दिया हो आप इधर उधर करके जो है ना निकाल सकते हैं, चाहे आपने एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकालने हैं एक्चुअल देने, जो भी दो चीजें दी होंगी तीसरी आप निकाल सकते हैं। अगर ओवर एब्जॉर्प्शन है, इफ ओवर एब्जॉर्प्शन, उसमें एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स पहले आएंगे, ठीक है। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। वैसे लॉजिक तो आप लोगों को पता है, लेकिन अगर भूल भी जाते हैं ना बंदा कंफ्यूज हो जाता है, ये फॉर्मूला बस याद रखिएगा, ओवर एब्जॉर्प्शन, इससे आपके पास आंसर आ जाएगा इजीली। ये दो फॉर्मूलाज आप याद रख लीजिएगा इन केस अगर आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं अंडर और ओवर में। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द अबव वुड बी एक्सेप्टेबल। एक कंपनी है, उसने हीटिंग और लाइटिंग कॉस्ट को अपोर्शन करना है वेरियस डिपार्टमेंट्स में, तो इन तीनों में से जो है वो कौन सी चीज इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। अब हीटिंग कॉस्ट और लाइटिंग कॉस्ट जो है बेसिकली ये भी रेंट की तरह जो है ना स्पेस की वाइज देखी जाती है ना, स्पेस वाइज देखी जाती है कि कितने, कौन सा एरिया कितना स्पेस कवर कर रहा है, क्योंकि ज्यादा अगर स्पेस कवर होगा तो वहां पर हीटिंग ज्यादा जरूरत होगी, हीटिंग और लाइटिंग की कॉस्ट ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो इसके लिए भी बेसिस ज्यादातर वही होती है मोस्टली, ठीक है। नंबर 1 है द रिलेटिव फ्लोर एरियाज ऑफ डिपार्टमेंट। तो यस, एरिया ऑफ डिपार्टमेंट एक फेयर बेस हो सकती है। द रिलेटिव क्यूबिक कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ डिपार्टमेंट भी हो सकता है, ठीक है। आप वॉल्यूम निकाल लें, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, वो भी आप यूज कर सकते हैं कि कितना एरिया है, स्पेस कितनी है, हाइट कितनी है, ठीक है। फिर द रिलेटिव यूजेज असर्टेन फ्रॉम द मीटर्स, यूजेज वाइज भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कि हीटिंग और लाइटिंग के कितने मीटर्स या कितने यूनिट्स यूज हो रहे हैं किस किस जगह पे। तो ये तो तीनों चीजें जो है ना आप एक तरह से इन तीनों बेसिस को आप कर सकते हो, क्योंकि तीनों क्या है, रीजनेबल है। तो मेथड 1, 2 और 3 तीनों यहाँ पर आंसर होगा। इसके बाद कंपनी had the following budgeted and actual production overheads in its two production cost center, machine and assembly। मशीन के ओवरहेड्स भी दिए हुए बजट और असेंबली के भी दिए हुए बजट और एक्चुअल दोनों। अब आपने यहाँ पर विच स्टेटमेंट इज ट्रू, विच स्टेटमेंट इज ट्रू बताने, बेसिकली यहाँ पर आपने इसने क्या पूछा हुआ है कि ओवर एब्जॉर्ब है, अंडर एब्जॉर्ब है, ठीक है ठीक है। अब बेसिकली वो बता रहा है कि क्या मशीनिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब है, अंडर एब्जॉर्ब है, आप निकाल नहीं सकते, सिमिलर फॉर असेंबली डिपार्टमेंट। तो देखें, ओवर एब्जॉर्ब और अंडर एब्जॉर्ब निकालने के लिए आपको एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी चाहिए होती है, ठीक है, क्योंकि ओवर एब्जॉर्ब निकालने के लिए आपको ओएआर को मल्टीप्लाई करना होता है एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी से।
OAR तो आप यहाँ से निकाल लो, बजटेड ओवरहेड्स, बल्कि आप आपके पास लेवल ऑफ एक्टिविटी भी नहीं है तो आप OAR भी नहीं निकाल सकते। तो दोनों चीजें आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आप ना OAR निकाल सकते हो और ना आप एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी यहाँ से आपको मिल सकती है। बेसिकली लेवल ऑफ एक्टिविटीज और ओवरहेड्स जब तक दोनों ना हो तब तक आप नहीं निकाल सकते। तो ना ये इम्पॉसिबल टू डिटर्मिन है दोनों डिपार्टमेंट्स का। इसके बाद है, which of the following would be the most appropriate basis for reapportioning the cost of personnel services in a factory? ठीक है, सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट बेसिस क्या है अगर आपने रीअपोर्शन करनी है पर्सनल सर्विसेज की कॉस्ट को, रीअपोर्शन करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, पर्सनल सर्विसेज क्या होती है, यानी कि वो लोग, पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो स्टाफ में जो है ना सारे लोग शामिल हो जाते हैं। ठीक है, स्टाफ में सब लोग शामिल हो जाते हैं। अब फ्लोर स्पेस ऑक्युपाइड तो बिल्कुल भी कोई बेसिस नहीं होगी कि आपने एक स्टाफ जो सर्विसेज दे रहा है उसको जी जगह के हिसाब से डिवाइड करो, नहीं। आवर्स वर्क बाय डायरेक्ट ऑपरेटिव्स, अब स्टाफ में डायरेक्ट ऑपरेटिव्स तो नहीं होंगे ना, सिर्फ इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, दोनों शामिल हो सकते हैं। तो ये डायरेक्ट ऑपरेटिव वाला सिर्फ हम यूज नहीं कर सकते, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज में सारे हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो पर्सनल सर्विसेज का बेसिकली मतलब होता है स्टाफ, और स्टाफ जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसकी कॉस्ट को आपने अगर रीअपोर्शन करना है तो इम्प्लॉयज वाइज आप कर सकते हैं कि ये सर्विसेज कितने इम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, उस हिसाब से आप कॉस्ट को रीअपोर्शन कर सकते हैं। तो डी जो है ना वो राइट आंसर होगा, सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर वही होगा। इसके बाद इजी सा क्वेश्चन है, आपने बताना है ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन। तो पहले मैं डिफरेंस निकाल लेता हूँ एक्चुअल ओवरहेड्स और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का। 126,740 माइनस 125,200, तो 1540 जो है हो जाएगा। अरे ओवर देख लेते हैं, एक्चुअल जो है कॉस्ट 126,740 थी, लेकिन एब्जॉर्ब्ड आपने सिर्फ कितने करवाए 125,200, यानी कि आपने कम शामिल करवाए। एब्जॉर्ब का मतलब होता है शामिल कराना, तो आपने कम शामिल कराए, तो कम शामिल कराने का मतलब है अंडर एब्जॉर्प्शन की है, तो अंडर एब्जॉर्प्शन होती है 1540 से। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज ओवर ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। अगेन उसी तरह करना है, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब निकालने हैं और एक्चुअल ओवरहेड से कंपेयर करना है। ओ यार आपको दिया हुआ 12 पर डायरेक्ट लेबर आवर और वाज बेस्ड ऑन बजट ऑफ 2100 आवर्स। हमने ओवरहेड एब्जॉर्ब के लिए ओआर को एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करना होता है, तो मैं एक्चुअल आवर्स से करूंगा जो कि 2180 है। 2180 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मेरे पास ओवरहेड्स एब्जॉर्ब आ जाएंगे 12 टाइम्स 2180, तो ये आ जाएगा 26160। और जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं वो हैं 25470। दोनों का मैं डिफरेंस निकाल लेता हूँ, -25470, तो 690 जो है मेरे पास आंसर आ गया। अब देखते हैं क्या ये अंडर है या ओवर है। तो जो शामिल आपने कॉस्ट कराई है वो 26160 कराई है, जबकि एक्चुअल कॉस्ट कम थी, आपने ज्यादा शामिल करा दी है तो आपने ओवर एब्जॉर्ब करवा दी। एब्जॉर्ब का मतलब होता है इंक्लूड करना, तो आपने ओवर इंक्लूड कर दी है, तो बी आंसर होगा। द ओ पर मशीन आवर निकालना है आपने। Machine hours are used to absorb overheads in the production cost centers. Overheads allocated and apportioned to the cost center are allocated इतने थे, apportioned इतने थे, reapportioned इतने थे। 2 लाख 16,000 यूनिट्स आपने बनाए और 120 यूनिट्स पर मशीन आवर आपका रेट था। 120 यूनिट्स पर मशीन आवर। तो अब मैंने ओ निकालना है। ओ निकालने के लिए मुझे क्या चीज़ चाहिए होगी, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स, क्योंकि आप मशीन बेसिस यूज करते हो। ओवरहेड्स के लिए मैं सबको ऐड कर दूंगा, ओवरहेड्स की टोटल कॉस्ट निकालूंगा। 13122 प्लस 7920 प्लस 2988, ये आ जाएगा 24030। मशीन आवर्स मैंने निकालने हैं, लेकिन उसने मुझे टोटल यूनिट्स बताए हुए हैं और मशीन आवर्स का रेट भी बताया हुआ है, तो आवर्स में कैसे निकालूंगा। आवर्स जो हैं 2,16,000 यूनिट्स बने और 120 यूनिट्स पर मशीन आवर है, यानी कि एक घंटे में आप 120 यूनिट्स बनाते हो, एक मशीन आवर में आप 120 यूनिट्स बनाते हो। तो 216,000 टोटल आपने यूनिट्स बनाए, और एक घंटे में अगर आप 120 यूनिट्स बनाते हो तो आपने कितने घंटे लिए होंगे इनको बनाने में, 216
000 डिवाइडेड बाय 120, तो ये आपको दे देगा 1800। आपके पास जो आवर्स आ जाएंगे बजटेड मशीन आवर्स वो 1800 आ जाएंगे। 24030 डिवाइडेड बाय 1800 आपको दे देगा 13.35। तो ये ऑलरेडी जो है राउंड ऑफ हुआ है आपको टू डेसिमल प्लेसेस, 13.35 आपका आंसर होगा। अगर तो ये होता है 13.356 तो आप 13.36 आंसर लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये तो ऑलरेडी राउंड ऑफ है, फिगर राउंड फिगर ही आई आंसर। इसके बाद इस सवाल में आपने ये पोर्शन निकालनी है, एग्जैक्टली ये सेम है MA1 में जो हमने किया था वही है, बिल्कुल इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। इसमें आपने निकालना है व्हाट वाज द ओवरहेड अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन, ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन आपने बतानी है। तो अगेन एक्चुअल ओवरहेड्स 1,58,000 है, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब आपको निकालने पड़ेंगे, OAR टाइम्स एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। OAR आप निकालोगे बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी से, 164 डिवाइडेड बाय 10, ट्रिपल जीरो मैंने लिख रहा, मल्टीप्लाई कर दें आप एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी से, 9800 है, तो 16.4 टाइम्स 9800 ये आपको दे देगा 160,720। कॉस्ट आपने ज़्यादा शामिल कराई हुई है और एक्चुअल कितनी थी 158,000, तो 2720 से ओवर एब्जॉर्प्शन हुई हुई है, ठीक है। ये जो शामिल आपने कराई है कॉस्ट वो ज़्यादा है जबकि एक्चुअल में कॉस्ट कम है। ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड्स अकर व्हेन, ओवरहेड्स कब एब्जॉर्ब होते हैं, ओवर एब्जॉर्ब कब होते हैं, जब एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स एक्सीड एक्चुअल ओवरहेड्स। यस, तो यही आंसर है, जब आपके एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स एक्चुअल ओवरहेड्स से ज्यादा होते हैं तब ओवर एब्जॉर्प्शन होती है, यानी कि आपने ज्यादा शामिल करवा दी है एज कम्पेयर टू एक्चुअल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहे हैं, आर द स्टेटमेंट ट्रू इन रिलेशन टू द सिचुएशन डिस्क्राइब और इज इट नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन वेदर दे आर ट्रू और नॉट। ठीक है, बताना है कि क्या ये दो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या नहीं है, या इनको आप या इनको आप डिटरमिन नहीं कर सकते गिवन डेटा से। कंपनी यूजेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक कंपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करती है। इन अ पीरियड 34,000 यूनिट्स ऑफ द कंपनी सिंगल प्रोडक्ट वर मैन्युफैक्चर्ड एंड 33,000 यूनिट्स वर सोल्ड। 34,000 यूनिट्स आपने बनाए और 33,000 यूनिट्स आपने सोल्ड किए, तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो है वो ओवर एब्जॉर्ब होंगे। ये डाटा तो बहुत लिमिटेड है, बहुत ज्यादा लिमिटेड है। आपको OAR निकालना होता है, फिर उसको एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर कंपेयर करना होता है एक्चुअल ओवरहेड से। तो ये तो कुछ इस लिमिटेड डाटा से तो आप नहीं बता सकते, ये तो इम्पॉसिबल है टू डिटरमिन। उसके बाद है अगला, प्रॉफिट वुड बी हायर देन प्रीवियस पीरियड। तो प्रीवियस पीरियड्स का कंपैरिजन अगर मैंने करना है प्रॉफिट का, तो मुझे प्रीवियस पीरियड का भी तो डाटा चाहिए और वो डाटा भी मुझे नहीं गिवन। दोनों जो है वो आप डिटरमिन नहीं कर सकते। के बाद है द एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट फॉर द प्रोडक्ट विल बी। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट आपने निकालनी है प्रोडक्ट की। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट होती क्या है, वेरिएबल कॉस्ट को आप मार्जिनल कॉस्ट कहते हो, ठीक है। वेरिएबल जो कॉस्ट होती है उसमें जब आप फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड कर देते हो तो आपके पास एब्जॉर्प्शन कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट को आप वेरिएबल, मार्जिनल कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट के लिए आप यूज करते हो। जब मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट में आप फिक्स OAR एब्जॉर्ब शामिल करते हो प्रोडक्शन के, तो आपके पास टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट आ जाती है। तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ, बाकी सारा 104 तो दिया, वैसे मैंने फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। देखते हैं, द कंपनी वांट्स टू स्विच ऑन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, इट हैज डिटरमिन्ड दैट बजटेड प्रोडक्शन इज 40,000 यूनिट्स और बजटेड ओवरहेड्स 800,000 है। तो वो यार निकाल लो पर यूनिट, 800,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो 800 डिवाइडेड बाय 40 20 दे देगा आपको। 104 ऑलरेडी दिया है, इसमें ये कॉस्ट ऐड कर दें 20, 104 प्लस 20 तो आपके पास आ जाएगा 124। फुल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 124। ये ऐसे होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हो गए। इन सब को जब आप ऐड करते हो, यानी कि जितनी भी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड ऐड करते हो आप उनको, तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है आपके पास, मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि प्रोडक्शन रिलेटेड चीज़ें। और इसमें जब आप फिक्स ओवरहेड शामिल कर देते हो, पर यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपके पास आ जाती है टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। तो मैंने भी यही किया, वेरिएबल कॉस्ट का सम ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ था, जस्ट फिक्स प्रोडक्शन वाली चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं, तो आंसर आ गया।
अब अगला क्वेश्चन है, द फिक्स ओवरहेड कॉस्ट ऑफ अ बॉम्बर इज, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट निकालनी है बॉम्बर की। अब देखते हैं बॉम्बर क्या है। कैरल प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ जैकेट, कैरल है वो दो तरह की जैकेट्स बनाता है, ब्लाउजन और बॉम्बर नाम है जैकेट्स के। फैक्ट्री जो है उसमें दो डिपार्टमेंट्स होते हैं, कटिंग डिपार्टमेंट है, स्टिचिंग डिपार्टमेंट है। अब फर्म ने फिक्स ओवरहेड कॉस्ट निकालनी है पर यूनिट, पर यूनिट निकालनी है फॉलोइंग, नीचे जो डाटा गिवन है उससे, ठीक है। तो अब आपने बॉम्बर जैकेट की कॉस्ट बतानी है पर यूनिट, बॉम्बर जैकेट की कॉस्ट बतानी है पर यूनिट। तो फिक्स ओवरहेड कॉस्ट है आपको और आपने पर यूनिट बतानी है, तो आप क्या करेंगे, आप बस निकालेंगे ओ ए आर पर यूनिट निकालेंगे, ठीक है। ओ ए आर पर यूनिट निकालेंगे कि यार फिक्स कॉस्ट का कितना जो है, फिक्स कॉस्ट का कितना मुझे इस जैकेट में शामिल करना चाहिए, ठीक है। दोनों डिपार्टमेंट्स के ओ ए आर निकाल के आप ऐड कर देंगे, सिंपल है। अब कटिंग डिपार्टमेंट जो है, पहले मैं उसका ओ ए आर निकालता हूँ। कटिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स मुझे दिए में 120,000। अब कटिंग डिपार्टमेंट में सिर्फ बॉम्बर जैकेट नहीं बनती, ब्लाउजन जैकेट भी बनती है। तो मैं टोटल आवर्स लूंगा पहले, उससे मेरे पास ओ ए आर आएगा कि टोटल कितने आवर्स लगते हैं दोनों को बनाने में। फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा रेलिवेंट बॉम्बर वाली चीजों से, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ टोटल लेबर आवर्स कटिंग के, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कटिंग डिपार्टमेंट के टोटल लेबर आवर्स। कटिंग डिपार्टमेंट जो है वो 6,000 यूनिट्स बनाती है ब्लाउजन के और 6,000 यूनिट्स बनाती है बॉम्बर के। 0.05 आवर पर यूनिट लगता है ब्लाउजन में और 0.10 आवर लगता है बॉम्बर में। तो टोटल आवर्स में कैसे निकालूंगा, 6,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.05 से, इससे मेरे पास आ जाएंगे आवर्स ब्लाउजन के, प्लस 6,000 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.1 से, तो इसके मेरे पास आ जाएंगे आवर्स बॉम्बर के। तो टोटल लेबर आवर्स जो इस डिपार्टमेंट में हम काम करते हैं वो हो जाएगा 6,000 टाइम्स 0.05 प्लस 6,000 टाइम्स 0.1, 900 आवर्स। 900 डायरेक्ट लेबर आवर्स यहाँ पर काम किया जाता है इन दोनों जैकेट्स पे। तो टोटल कॉस्ट अगर 1,20,000 है और 900 आवर्स यहाँ पर काम किया जाता है, तो ओ ए आर जो है वो पर आवर क्या होगा, 120,000 डिवाइडेड बाय 900 आपको दे देगा 133.33। ये ओ ए आर आ गया पर आवर इस डिपार्टमेंट का, कटिंग डिपार्टमेंट का। यहाँ पर मैं सी लिख देता हूँ। इसके बाद आपने निकालना है ओ आर स्टिचिंग डिपार्टमेंट का, बिल्कुल उसी तरीके से। स्टिचिंग की ओवरहेड की कॉस्ट है 72,000, फिक्स ओवरहेड की कॉस्ट। आवर्स निकालने हैं तो उसी तरह निकालेंगे आप, 6,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 से और इस 6,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 से। 6,000 टाइम्स 0.2 प्लस 6,000 टाइम्स 0.25, तो ये आ जाएंगे आपके पास 2,700 आवर्स, 2,700 आवर्स। ओ यार स्टिचिंग डिपार्टमेंट का क्या आ जाएगा, 72,000 डिवाइडेड बाई 2,700, ये आ रहा है तकरीबन 26.666 आ रहा है, तो मैं 26.67 लिख देता हूँ, 26.67 पर आवर। अब आपके पास फिक्स ओ यार पर आवर आ चुका है। अब आपने बॉम्बर की कॉस्ट बतानी है, एक बॉम्बर की बतानी है एक यूनिट की। तो सिंपली आप कैसे करेंगे, पर आवर जो आप कॉस्ट शामिल कराते हैं वो कितनी है, 133.33 कटिंग डिपार्टमेंट में। और कटिंग डिपार्टमेंट जो है उसमें बॉम्बर को बनाने के लिए कितने आवर्स चाहिए होते हैं, 0.1। तो अगर आप एक घंटे में 133.33 फिक्स कॉस्ट शामिल करते हो और मैंने बॉम्बर का आंसर निकालना है और बॉम्बर जो है वो कटिंग डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ 0.1 लेता है, तो मैं इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। प्लस स्टिचिंग डिपार्टमेंट में आप एक घंटे के हिसाब से 26.67 फिक्स कॉस्ट का शामिल करते हो। और बॉम्बर जो है वो क्योंकि पूरा घंटा नहीं लिखता, पूरा घंटा नहीं लेता, 0.25 लेता है, तो मैं 0.25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी कि 26.67 का को मल्टीप्लाई करूंगा 0.25 से, मुझे पता चल जाएगा कि फिक्स कॉस्ट का कितना मैंने एक बॉम्बर जैकेट पे शामिल कराना है। और 133.33 को मैं 0.1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि कटिंग डिपार्टमेंट की जो फिक्स कॉस्ट है उसका कितना जो है मैंने बॉम्बर में शामिल कराना है। तो इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, 133.33 मल्टीप्लाई बाय 0.1 प्लस 26.67 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो 20 जो है मेरे पास आंसर आ जाएगा। 20 जो है वो आंसर आ जाएगा, 133.33 टाइम्स 0.1 प्लस 26.67 मल्टीप्लाई बाय 0.25, 20.0005 आ रहा है, तो 20 मेरे पास आंसर आ जाएगा। ऐसे आपने करना है, ठीक है। आपने एक बॉम्बर जैकेट का बताना है कि उसमें कितनी कॉस्ट आपने शामिल करानी है, ठीक है। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट कितनी होगी एक जैकेट में,
अब एक जैकेट जो है वो कटिंग डिपार्टमेंट से भी गुजर के जाती है, स्टिचिंग डिपार्टमेंट से भी गुजर के जाती है। कटिंग डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि हम 1 घंटे के हिसाब से 133.33 कॉस्ट का शामिल करते हैं। तो अगर बॉम्बर पूरा घंटा तो नहीं ले रही ना, 0.1 ले रही है, इसीलिए 133.33 मल्टीप्लाई बाय 0.1 का जो आंसर आएगा वो आपने शामिल करना है कॉस्ट का बॉम्बर में, कटिंग की। और स्टिचिंग डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि यार जो स्टिचिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट है 72,000, हम जो है 1 घंटे के हिसाब से यूनिट में 26.67 शामिल कराते हैं। तो क्योंकि स्टिचिंग डिपार्टमेंट में बॉम्बर पे सिर्फ और सिर्फ 0.25 आवर्स लगते हैं, 26.65 को मैंने 0.25 से मल्टीप्लाई कर दिया और कटिंग और स्टिचिंग दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो मेरे पास एक बॉम्बर जैकेट की पूरी कितनी उसमें फिक्स कॉस्ट शामिल होनी चाहिए वो आंसर आ गया। ठीक है, ओ यार आपने निकालना होता है, अगर आपसे वो ब्लाउजन का पूछता तो आप ब्लाउजन से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ कटिंग डिपार्टमेंट का बताओ या स्टिचिंग का बताओ, उसने सिर्फ कहा है बॉम्बर का बताओ। अगर वो कटिंग डिपार्टमेंट का कहता तो आप सिर्फ कटिंग डिपार्टमेंट वाला आंसर लेते, यानी कि 133.33 मल्टीप्लाई बाय 0.1। अगर वो स्टिचिंग का पूछता तो आप सिर्फ 26.67 को 0.25 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन क्योंकि उसने पूरी एक बॉम्बर का पूछा और बॉम्बर 2 डिपार्टमेंट से गो थ्रू होके जाती है, तो इस तरह आपने वर्किंग करनी है। ठीक है, इसके बाद है, इफ एक्चुअल ओवरहेड्स वर 694,075, द बजटेड ओएआर पर आवर विल बी। अगेन ये वही वर्किंग बैकवर्ड का सवाल है। अ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी रिकवर्स ओवरहेड्स ऑन कंसल्टिंग आवर्स। बजटेड ओवरहेड्स आपके पास 615,000 है, एक्चुअल आवर्स आपके पास 32,150 है। ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड का मतलब है अंडर एब्जॉर्ब्ड है। ठीक है, अंडर एब्जॉर्ब्ड है 35,000 से। अब और एक्चुअल भी आपको दिए हैं ओवरहेड्स, अब आपने क्या निकालना है, बजटेड ओवरहेड रेट पर आवर। तो बजटेड ओएआर आपने निकालना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। बजटेड ओवरहेड्स जो हैं वो हैं, बजटेड ओवरहेड्स हैं 615,000 और बाकी जो बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी आपने निकालनी होती है, तो मैं दूसरा फॉर्मूला भी साथ लिख लेता हूँ, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू ओ ए आर। ओ ए आर की जगह मैं पूरा लिख देता हूँ, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। ये मैंने ओ ए आर का फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, अब इसमें से मैं बाकी चीजें पुट कर देता हूँ, फिर पीछे से मुझे ये निकालनी है तो ये निकल आएगी। ओवरहेड्स एब्जॉर्ब निकालते हैं। ओवरहेड्स एब्जॉर्ब जो है वो कैसे निकालेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओवरहेड्स जो है वो अंडर रिकवर हुए थे 35,000 से, यानी कि आपने अंडर एब्जॉर्ब करवाए थे। तो 694,075 अगर एक्चुअल ओवरहेड्स है और आपने अंडर एब्जॉर्ब करवाए थे, तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो एब्जॉर्ब करवाए थे वो कितने कराए होंगे, 694,075। एक मिनट, मैं यहाँ पर आपको दोबारा समझाता हूँ। अगेन वही ट्रिकी सी चीज आ जाएगी। एक्चुअल ओवरहेड्स जो थे वो थे 694,075 और आपने अंडर एब्जॉर्ब करवाए, यानी कि आपने कम शामिल कराए। तो कितने से कम शामिल कराए, 35,000 से। आपने एब्जॉर्ब्ड कितने कराए होंगे, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड कितने होंगे, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड कितने होंगे, 694,075। अब अब देखें, लॉजिक को समझें। एक्चुअल ओवरहेड 694,075 थे और आपने कम शामिल करवाए थे, कम शामिल करवाए थे, तो इसका मतलब है जो ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड हैं उसके लिए आप क्या करेंगे, 694,075 में से 35,000 को क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, -35,000। ये आ जाएगा 659,075। देखे ना, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब कम में और एक्चुअल ज्यादा थे, जिसका मतलब आपने कम कॉस्ट शामिल कराई, तो इसलिए तो अंडर एब्जॉर्प्शन आई होगी ना। अंडर एब्जॉर्प्शन को ऐसे आपने एडजस्ट करना है। ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड आपके पास आ गए 659,075। ठीक है, बजटेड ओवरहेड्स आपको गिवन है ये 615,000। बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी ही आपको चाहिए जिससे आप ओ निकाल सकेंगे, और एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी भी आपको गिवन है 32,150। अब मैं इक्वेशन को रीअरेंज करता हूँ, रीअरेंज कैसे करूंगा, बस इन दोनों को मैंने चेंज कर देना है, ये इधर चला जाएगा और यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये होपफुली आपको ये पता होगा कि इक्वेशन को कैसे एडजस्ट करते हैं। ये 659,075 बजट लेवल ऑफ एक्टिविटी की जगह आ जाएगा और बजट लेवल ऑफ एक्टिविटी वहां पर चली जाएगी। मैं इसको सॉल्व करता हूँ।
615,000 divided by 659,075 मल्टीप्लाई बाय 32150। तो मेरे पास पूरा जो है 30,000। एक मिनट बजट लेवल ऑफ एक्टिविटी और 32 एक्चुअल कंसल्टिंग आवर्स 32,150 थे। ठीक है 615,000 डिवाइडेड बाय 659,075 मल्टीप्लाई बाय 32,150। तो यहाँ पर एक मिनट। अच्छा अच्छा, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की है। मैं बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी निकाल रहा हूँ, मैंने सिंपल बजटेड OAR निकालना था। तो ये सारा, ये मुझे सिर्फ इसकी जगह OAR ही लिखना था, तो ये मैंने वैसे ही बस सिर्फ, मुझे यहाँ पर एक्चुअल गिवन था, यहाँ पर मैंने सिर्फ OAR लिखना था। मैं रिक्वायरमेंट को गौर से देखा नहीं, यहाँ पर सिर्फ OAR था। बजटेड OAR यहाँ पर आता ही बजटेड वाला है, तो OAR मैंने निकालना था। तो 659,075 डिवाइडेड बाय 32,150 20.5 आ जाएगा। वैसे मैंने लंबा कर दिया, छोटा सा क्वेश्चन था। सिर्फ बजटेड OAR आपने निकालना था, और आपको पता है वो किस फॉर्मूले से आता है। ओवरहेड्स एब्जॉर्ब इज इक्वल टू AR मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी मुझे गिवन थी, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब मैंने बस निकालने थे। यहाँ पर जाके मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास OAR आ गया। मैंने असल में रिक्वायरमेंट को गौर से नहीं पढ़ा। मैं बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी 30,000 निकाल चुका था। खैर, ये बस मिस्टेक हो गया। तो 20.5 आंसर होगा आपका। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में आपने बताना है कि OAR सबसे ज्यादा किसका है, तो बस डिवाइड करके देख लीजिएगा, जिसका ज्यादा होगा बता दीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। Which of the following is most appropriate basis for apportioning the canteen cost in a factory? कैंटीन की कॉस्ट को फैक्ट्री फैक्ट्री में आपने अपोर्शन करना है, तो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट बेसिस क्या होगी? तो डायरेक्ट जो चीज़ हो नहीं सकती, कैंटीन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। इनडायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स का मतलब है कितने डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री में काम कर रहा है। इनडायरेक्ट लेबर आवर्स का मतलब है कितने इनडायरेक्ट काम कर रहे हैं। तो देखिए, हमने कैंटीन की कॉस्ट को डिवाइड करना है, तो हम इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि बंदे डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट। हम देखेंगे यार कितने एम्प्लॉयज हैं, फैक्ट्री के एम्प्लॉयज कितने हैं, और कैंटीन में किस किस डिपार्टमेंट के कितने एम्प्लॉयज आ रहे हैं। सिंपल ये तो नहीं देखेंगे ना कि किस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट एम्प्लॉयज कितने आ रहे हैं, किस डिपार्टमेंट के इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज कितने आ रहे हैं। हमने तो ओवरऑल एम्प्लॉयज को देखना है। कैंटीन जिस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को ज्यादा खाना खिला रही है, चाहे वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, उतनी कॉस्ट का ज्यादा शेयर उस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। नंबर ऑफ फैक्ट्री एम्प्लॉयज आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन में वो कह रहा है, व्हाट इज नोन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल डाटा अबव। डाटा जो गिवन है, इससे आप क्या चीज बता सकते हैं। तो कॉस्ट सेंटर ए का बजटेड बजटेड डाटा गिवन है, एक्चुअल बजटेड कॉस्ट गिवन है, एक्चुअल नहीं गिवन है, एब्जॉर्ब गिवन है, ओवर अंडर नहीं किया हुआ। कॉस्ट सेंटर बी का 76,910 बजटेड कॉस्ट है, एब्जॉर्ब जो है वो 76,250 है, और 520 से अंडर एब्जॉर्ब्ड है। 520 से ये अंडर एब्जॉर्ब्ड है। तो अंडर एब्जॉर्ब है, तो हम देखते हैं, स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है? एक्चुअल ओवरहेड्स इन अ कॉस्ट सेंटर बी वर लेस देन बजट। ये वाले जो ओवरहेड्स हैं बजट से कम है, तो इसके लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, वर्किंग कर लेते हैं। ओवरहेड्स जो आपने एब्जॉर्ब करवाए थे वो 76,250 थे। इसका मतलब, और 520 से अंडर एब्जॉर्ब थे, तो इसका मतलब है ओवरहेड्स एब्जॉर्ब कितने आए होंगे? ओवरहेड्स जो एब्जॉर्ब आए होंगे वो होंगे 76,250 प्लस 520। ओ सॉरी सॉरी, एक्चुअल जो आए होंगे, एक्चुअल ओवरहेड्स जो आए होंगे वो होंगे 76,250 प्लस 520। तो 76,250 प्लस 520 आपको दे देगा 76,770। अब स्टेटमेंट वन पढ़ते हैं। एक्चुअल ओवरहेड जो कॉस्ट सेंटर बी के थे वो बजट से कम थे, तो बजटेड जो है वो 76,910 है, एक्चुअल 76,770 है, तो कम है। तो स्टेटमेंट ये ट्रू है, ए आंसर होगा। इसके बाद है, यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग व्हाट वाज द प्रॉफिट फॉर द पीरियड। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस्तेमाल करते हुए आपने बताना है कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्या था। तो करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड पूछा है, तो इसका मतलब है हमने पूरा प्रॉफिट निकालना है। सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन
माइनस क्लोजिंग। प्रोडक्शन और क्लोजिंग आपको पता है फुल कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं हम, लेक्चर को अगर आपने गौर से देखा हो। और इसके बाद यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, फिर इसमें से आप बाकी कॉस्ट माइनस कर देंगे, अदर कॉस्ट जो कि नॉन प्रोडक्शन ही सिर्फ गिवन है क्वेश्चन में, वो माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ जाएगा। A company sold 56,000 units of its single product in a period for total revenue of 700,000. Finished inventory increased by 4,000 units in the period. Cost were follows. Variable production cost 3.6 per unit थी. Fixed production cost आपने absorbed on actual number of units produced, ठीक है, उस हिसाब से की थी। और फिक्स नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी थी। सेल्स जो है वो आपकी आ जाएगी 700,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पर निकाल लेता हूँ। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए यहाँ पर उसने क्या कहा, उसने कहा है कि इन्वेंट्री जो आपकी इंक्रीज कर गई थी 4,000 से, ठीक है। तो ओपनिंग पे आप जीरो लिखते हैं। प्रोडक्शन जो है वो कितनी होगी, प्रोडक्शन जो है वो होगी आपकी, प्रोडक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या था, आपने 56,000 यूनिट सोल्ड किए। प्रोडक्शन निकालने का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सो सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। सेल्स जो है आपकी 56,000 है, क्योंकि इन्वेंट्री इंक्रीज की है 4,000 से, तो 4,000 मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, यहाँ पर आ जाएगा 60,000। तो प्रोडक्शन आपकी 60,000 है। क्लोजिंग इन्वेंट्री में 4,000 यहाँ पर ले रहा हूँ क्योंकि इन्वेंट्री इंक्रीज की है, तो क्लोजिंग यहाँ पर 4,000 होगी। अब मैंने ओपनिंग जीरो क्यों ली है, क्लोजिंग 4,000 क्यों ली है, इसके पीछे लॉजिक क्या है देखें। अगर तो वो कहता है ना कि इन्वेंट्री इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब ये है ना कि अगर ओपनिंग जीरो होगी तो क्लोजिंग जो है वो 400 होगी, 4,000 होगी। ओपनिंग फर्स्ट करें अगर 2,000 होगी तो क्लोजिंग 6,000 होगी, ठीक है। ओपनिंग 3,000 होगी तो क्लोजिंग 7,000 होगी। तो इस चेंज इन इन्वेंट्री के लॉजिक से आपने चलना है। अगर तो वो कह रहे हैं इन्वेंट्री इंक्रीज कर रही है, तो आपने सीधा सीधा क्लोजिंग को जो है, जो इंक्रीज फिगर है वो ले लेना है, ओपनिंग जीरो ले लेनी है। अगर तो डिक्रीज कर रही है तो आपने रिवर्स कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो 60,000 आ गई और ये 4,000 आ गया, लेकिन यहाँ पर हमने पूरा इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। एक मिनट में इसको पूरे सीक्वेंस से लिखता हूँ। कॉस्ट ऑफ सेल्स डायरेक्ट तरीके से भी हो सकता था, लेकिन मैं थोड़ा मेथड को फॉलो करके आपको बता रहा हूँ। ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग। प्रोडक्शन को भी आपने फुल कॉस्ट पे वैल्यू करना होता है, क्लोजिंग को भी फुल कॉस्ट पे करना होता है। क्लोजिंग के 4,000 यूनिट्स हैं, फुल कॉस्ट अभी हम निकाल लेते हैं। प्रोडक्शन के जो है वो 60,000 यूनिट्स हैं। देखिए प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग जो है वो आपका 56,000 आ जाता है, जो कि सेल्स वाली फिगर आ जाती है। अब निकालते हैं। ओपनिंग यहाँ पर मैं नील ले रहा हूँ क्योंकि इन्वेंट्री इंक्रीज की थी, तो ओपनिंग यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है। अब तो फुल कॉस्ट निकालता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट 3.6 है, फिक्स कॉस्ट निकाल लेता हूँ। फिक्स कॉस्ट जो है वो मैं कैसे निकालूंगा, डिवाइड करके निकालूंगा। तो 258,000 जो हैं वो मेरे फिक्स ओवरहेड्स हैं, और जो प्रोडक्शन है वो 60,000 यूनिट्स है। प्रोडक्शन हमें इसलिए निकालना जरूरी थी। 4.3 यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी सॉरी 4.3 यहाँ पर नहीं आएगा, फिक्स में यहाँ पर लिख देता हूँ। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेता हूँ। 258,000 टोटल ओवरहेड्स थे और प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो प्रोडक्शन जो है हमने 60,000 यूनिट्स की थी। तो 258,000 डिवाइडेड बाई 60,000, ये मेरे पास आ जाएगा 4.3। 3.6 वेरिएबल कॉस्ट है, 4.3 फिक्स कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 4.3 प्लस 3.6, ये होगी 7.9। तो मैंने इसी 7.9 पे इसको भी वैल्यू करना है और क्लोजिंग इन्वेंट्री को भी वैल्यू करना है। ओपनिंग में यहाँ पर नील ले लेता हूँ। 60,000 टाइम्स 7.9, यहाँ पर आ जाएगा 474,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 4,000 टाइम्स 7.1, ये आ जाएगा 28,400। ट्रिपल जीरो लिख देता हूँ। अब मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लेता हूँ। 474,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 445,600 आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी 445,600। 700,000 माइनस आंसर, प्रॉफिट आपके पास आ गया 254,400। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट थी 144,000।
तो यहाँ पर मिस्टेक हुई है। 7.9, 60,000 टाइम्स 7.9 जो है, 1 मिनट, 474,000 आ गया। और 4,000 टाइम्स 7.9 जो है 31,600 है। ये कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पर मैंने की है। 31,600 आ गया, 31,600। 474,000 माइनस 31,600, 442,400 देता है। 442,400, 442,400 आ गया। ये फिगर भी गलत आई होगी, मैं दोबारा कैलकुलेट कर लेता हूँ। 700,000 माइनस ये 257,600 आ गया। 257,600 माइनस 144,000 जो है वो 113,600 आ जाएगा। 113,600 ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। देखिए अब मैंने इस फॉर्मेट से क्यों किया है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, और मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाली है ताकि आपको फॉर्मेट वाइज चीजों का पता हो। प्रोडक्शन मैंने कैसे निकाल ली है, उसने कहा है कि कंपनी ने जो है 56,000 यूनिट्स बेचे, और जो इन्वेंट्री जो है वो 4,000 से वो इंक्रीज करके है, ठीक है, फिनिश इन्वेंट्री इंक्रीज करके, यानी कि उसमें चेंज आया है। तो प्रोडक्शन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। क्योंकि ये इंक्रीज की है, इसीलिए यहाँ पर जो है मैंने इसको ऐड कर दिया, तो मेरे पास जो यूनिट्स आ गए वो 60,000 यूनिट्स आ गए प्रोडक्शन की। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप जो है प्रोडक्शन कॉस्ट को, क्लोजिंग इन्वेंट्री को फुल कॉस्ट पे वैल्यू करते हो, इसलिए मैंने फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली, और वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट मुझे ऑलरेडी गिवन थी, दोनों को मैंने प्लस कर दिया, 7.9 आ गई। क्लोजिंग को भी मैंने उस पर वैल्यू किया, और प्रोडक्शन को भी मैंने उसी पे वैल्यू किया, ठीक है। और फिर मैंने उससे कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाली, और कॉस्ट ऑफ सेल्स को वहां पर पुट करके आंसर निकाल दिया। देखें, ये जो 4,000 इंक्रीज का मतलब क्या होता है, अगर तो मैं यहाँ पर लिखूं क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री 4,000 होगी और ओपनिंग इन्वेंट्री 0 होगी, तभी तो इसमें इंक्रीज आएगा ना। अगर फर्ज करें ओपनिंग इन्वेंट्री 4,000 होगी और क्लोजिंग 0 है, इन दोनों का आंसर तो नेगेटिव में आएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो फिनिश इन्वेंट्री इंक्रीज करने का मतलब ये होता है कि चेंज इन इन्वेंट्री में आपने ऐड करना है। और अगर आपने कॉन्सेप्चुअली चलना है, तो आप बेसिकली जो है ये यहाँ पर ओपनिंग को 0 ले लें, क्योंकि इन्वेंट्री 4,000 से बढ़ रही है ना, तो आप ओपनिंग को 0 कंसिडर कर लें और क्लोजिंग को उतने से बढ़ा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इस तरह, जो मैंने फॉर्मेट आपको समझाया, फॉर्मेट को फॉलो करते हुए चलेंगे ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। इसके बाद टोटल ओवरहेड्स आपने निकालने हैं PC2 में, आफ्टर रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर ओवरहेड्स। PC2 में आपने निकालने हैं टोटल ओवरहेड्स, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर 2 के। तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर 2 के ओवरहेड्स। सबसे पहले तो 520,800 एलोकेटेड वाला पोर्शन जो ऑलरेडी हुए हैं, प्लस जो सर्विस कॉस्ट सेंटर, अच्छा सर्विस कॉस्ट सेंटर 1 जो है सर्विस कॉस्ट सेंटर 2 को भी सर्विस दे रहा है, तो मैं इसके भी इसमें शामिल करा देता हूँ। तो इसके मैं टोटल यहाँ पर निकालता हूँ, 96,600 प्लस 122,000 सर्विस कॉस्ट सेंटर 1 जो है वो कितने परसेंट है, 2%, तो 20% सर्विसेज का इस पे भी आना चाहिए, 2440 आ जाएगा, प्लस 96,600, तो ये आ जाएगा 9940 इसका टोटल। अब मैं वर्किंग कर लेता हूँ। सर्विस कॉस्ट सेंटर 1 जो है 122,000, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर 2 पे कितना आएगा, 45%। और सर्विस कॉस्ट सेंटर 2 जिसके अब टोटल ओवरहेड्स 99,040 हो गए, उसका आएगा 70%। सबको मैं ऐड कर लेता हूँ, 520,800 प्लस 122,000 टाइम्स 0.45 प्लस 99,040 टाइम्स 0.7। तो यहाँ पर फिर कोई मिस्टेक हो गई है। 122,000 टाइम्स 0.45 तो मैंने ठीक किया है। 96,600 उसमें, अच्छा ठीक है, यहाँ पर ये मिस्टेक है हुई है। 122,000 का जो 20% है ना, वो मैंने गलत लिया है।
24,400 आता है। ये फिगर जो है ये चेंज हो जाएगी, 96,600 प्लस 24,400 जो है ये 121,000 आ जाएगा। ये मैंने मिस्टेक की है, 121,000 है यहाँ पर, 121,000 यहाँ पर आ जाएगा। अब जो है मैं कैलकुलेशन करता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 0.7 प्लस 122,000 मल्टीप्लाई बाई 45% प्लस एलोकेट टू द पोर्शन 520,800। ऑप्शन सी जो है वो आंसर आ जाएगा 6,660 और 400। अगेन ये अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की एडजस्टमेंट, और आपने ओ ए आर निकालना है तो ऑलरेडी ऐसा हम सवाल कर चुके हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। इसके बाद है व्हाट प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट कॉस्ट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस्तेमाल करते हुए आप किन किन ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करवाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मकसद मैंने आपको बता दी कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब कराना होता है, चाहे वो फिक्स हो वेरिएबल हो। तो ये दो ही आंसर होंगे। डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट, यहाँ पर ऐसी ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, इन्होंने पता नहीं क्या लिखा हुआ है डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट, तो ये टर्म ही मैं से शायद ये डायरेक्ट कॉस्ट लिखना चाह रहे थे, इस वजह से इन्होंने गलती से ये लिख दिया। ये डायरेक्ट कॉस्ट शायद यहाँ पर हो, तो ये तो नहीं होगा, सिर्फ फिक्स ओवरहेड्स और वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट आप शामिल कराते हो। अगेन क्वेश्चन है, प्रॉफिट आपने निकालना है। A company had total revenue of 169,000 in a period from the sale of 6,500 units of its product. There were no finished good inventory at the beginning of the period, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो थी और 200 यूनिट्स जो थे वो क्लोजिंग में थे। प्रोडक्शन जो है वो, प्रोडक्शन कॉस्ट ये थी, वेरिएबल कॉस्ट इतनी थी, फिक्स कॉस्ट इतनी थी। फिक्स कॉस्ट आप एब्जॉर्ब करवाते हो एक्चुअल बेसिस पे यूजिंग यूनिट्स प्रोड्यूस, यानी कि यूनिट्स प्रोड्यूस के हिसाब से कराते हो। ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपने निकालना है, अगेन वैसे ही निकालेंगे, सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू 169,000 है। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने निकालनी है, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग। प्रोडक्शन के यूनिट्स मुझे निकालने पड़ेंगे, प्रोडक्शन यूनिट्स और सेल्स यूनिट्स 6,500 प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 200 है, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा 6,700 मेरे पास प्रोडक्शन यूनिट्स आ गए, और प्रोडक्शन यूनिट्स 6,700 आ गए। अब इसको मैं फुल कॉस्ट पे वैल्यू करूंगा, ठीक है। ओपनिंग जीरो है, प्रोडक्शन के मेरे पास 6,700 है, और मैंने इसको फुल कॉस्ट पर यूनिट पे वैल्यू करना है। तो पहले मैं यहाँ पर इकट्ठे ही इसकी टोटल कॉस्ट निकाल लेता हूँ। 93, एक मिनट कैलकुलेटर, 93,130 प्लस 41,540, 13,4,670 आ रहा है। डिवाइड कर देता हूँ प्रोडक्शन यूनिट से जो कि 6,700 है, तो कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 20.1 है। तो मैं प्रोडक्शन को भी 20.1 पे वैल्यू करूंगा, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री के जो यूनिट्स हैं 200, उनको भी 20.1 पे करूंगा, क्योंकि मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहा हूँ और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ जाएगी, 6,700 मल्टीप्लाई बाय दिस 20.1 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री के 200 मल्टीप्लाई बाय 20.1। कॉस्ट ऑफ सेल्स 130,650 आ गई, 130,650 आ गई कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो 169,000 में से इसको माइनस करते हैं, 38,350 जो है आपका आंसर आ जाएगा, 38,350। 170 है, सर्विस सेंटर को इनमें से कौन सी चीज बेस्ट डिस्क्राइब करिए। डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग आउटसाइड द प्रोडक्शन फंक्शन बट नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स। उसके बाद है अ डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग आउटसाइड द प्रोडक्शन फंक्शन, ये इन्होंने गलत चीज लिखी हुई है। सर्विस कॉल सेंटर जो है वो प्रोडक्शन फंक्शन के आउटसाइड तो नहीं होता, बेसिकली वो फैक्ट्री के अंदर ही होता है, लेकिन ये है कि वो डायरेक्टली जो है इन्वॉल्व नहीं होता प्रोडक्ट बनाने में, हेल्प कर रहा होता है, उनको असिस्ट कर रहा होता है, लेकिन इन्वॉल्व नहीं होता। तो फैक्ट्री के अंदर ही वो होता है, तो ये तो इन आउटसाइड द प्रोडक्शन सेंटर गलत लिखी हुई है। अ डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग विद इन द प्रोडक्शन फंक्शन एंड इन्वॉल्व डायरेक्टली इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, तो ये तो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर की डेफिनेशन है। अ डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग आउटसाइड द प्रोडक्शन फंक्शन एंड इन्वॉल्व डायरेक्टली इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स, ये भी सर्विस कॉस्ट सेंटर नहीं होता। अ डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग विद इन द प्रोडक्शन फंक्शन, विद इन द प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है कि उस प्रोडक्शन प्रोसेस का एज अ होल पार्ट है, यानी कि फैक्ट्री के अंदर ही है, लेकिन
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, तो ऑप्शन डी जो है वो बेस्टली डिस्क्राइब कर रहा है सर्विस कॉस्ट सेंटर को। तो सर्विस कॉस्ट सेंटर वो कॉस्ट सेंटर होता है, वो डिपार्टमेंट होता है जो कि बेसिकली डायरेक्टली प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा होता, लेकिन प्रोडक्शन वालों को असिस्ट कर रहा होता है, यानी कि उस प्रोसेस का एज अ होल पार्ट होता है। ठीक है, प्रोडक्शन वालों को असिस्ट कर रहा होता है, स्टोर्स हो गया, कैंटीन हो गया, मेंटेनेंस हो गया। तो फैक्ट्री के अंदर ही ये डिपार्टमेंट्स होते हैं, जस्ट ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। अगेन एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट आपने निकालनी है। मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट 15 आपको दी हुई है, इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड ऑफ 2 लेबर आवर्स पर यूनिट। लेबर आवर्स उसने आपको दिए हैं कि जो ये एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्ट है ये 2 लेबर आवर्स की बेस पे है। ठीक है, तो अब आपने फिक्स फिक्स कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए मैं ओ आर निकालूंगा। ओ आर कैसे निकालूंगा, 60,000 डिवाइडेड बाई 15,000, तो मेरे पास आ जाएगा 4 पर आवर। 4 पर आवर देखें, ये इसीलिए उसने आपको स्टैंडर्ड दिया है 2 आवर्स पर यूनिट पे, कि जो 15 की आपने मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट निकाली है, या 15 की जो टोटल आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, ये 2 आवर्स की बेसिस पे है। ठीक है, तो अगर वेरिएबल कॉस्ट आपने 2 आवर्स की ली है, तो आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्ट भी 2 आवर्स की लेनी है। 2 आवर्स की इसने इसलिए ली है क्योंकि प्रोडक्ट को बनाने में 2 घंटे लगते हैं, तो उस 2 घंटे की जो वेरिएबल कॉस्ट है टोटल वो 15 है। अब फिक्स कॉस्ट निकालनी है, फिक्स कॉस्ट पर आवर 4 है, तो 2 घंटे की आपने निकालनी है, तो 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 आ जाएगा। जो टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट होगी वो होगी 15 + 8 23। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। विच ऑफ द फॉलोइंग मे रिजल्ट फ्रॉम द यूज ऑफ प्री डिटर्मिन्ड रेट्स सेट फॉर अ ईयर रादर देन एक्चुअल रेट्स रिकैलकुलेटेड एवरी 3 मंथ्स। इनमें से क्या चीज, विच ऑफ द फॉलोइंग मे रिजल्ट फ्रॉम द यूज ऑफ ओएआर, इनमें से क्या चीज ओएआर के थ्रू आ सकती है रादर देन एक्चुअल रेट्स रिकैलकुलेटेड एवरी 3 मंथ्स। उसके मुकाबले में कि अगर आप एक्चुअल रेट लें, हर तीन महीने बाद आप रेट नया लेते रहें, उसके मुकाबले में जो है ओएआर से क्या चीज आ सकती है। डिले इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉब कॉस्ट, नहीं, ओएआर से जॉब की कॉस्ट इस्टेब्लिशमेंट में डिले नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ओएआर जो है आप एडवांस में लेते हो, आप एडवांस में कॉस्टिंग कर सकते हो। चेंज इन यूनिट कॉस्ट रिफ्लेक्टिंग सीजनल एक्टिविटी, अगेन आप एडवांस में एक चीज ले रहे हो तो सीजनल इफेक्ट को अवॉइड कर देता है, जो हमने स्टार्टिंग में एमसीक्यू कर रहा था। ठीक है, तो यूनिट कॉस्ट में चेंज नहीं आएगा। हाँ, ओएआर जो है उस जब आप यूज करोगे तो ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन की एडजस्टमेंट वहां पर लाजमी आती है। सिर्फ और सिर्फ थर्ड चीज आएगी जो कि रिजल्ट है ओएआर यूज करने का। प्री डिटरमिन का मतलब होता है प्लान बजटेड, तो क्योंकि हम ओएआर बजटेड बेसिस पे ही लेते हैं, तो इसीलिए ये चीज जो है थर्ड चीज रिजल्ट होगी अगर आप ओएआर यूज करते हैं। इसके साथ जो है हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की जो कैप्लन की किट है वो खत्म हो गई है।